वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसे हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, तुलनात्मक लाभ उत्पन्न होता है जब, कंपैरेटिव एडवांटेजेस जो हैं वो कब उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होना चाहिए कि किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं की जो अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो दूसरे देशों की तुलना में अगर कम है तो इस स्थिति में क्या होगा, तुलनात्मक लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, व्यापार की शर्तें मापती हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, व्यापार की शर्तें जो है वो क्या मापती हैं, एक देश के जो निर्यात है, निर्यातों का मूल्य और उसके आयातों का जो मूल्य होता है, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, दोनों का जो रेशियो होता है उससे हम कह सकते हैं व्यापार की शर्तें। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आयात कीमतें और निर्यात कीमतों की अगर हम तुलना करें तो ये एक तरह से किसको दर्शाएगा, व्यापार की शर्तें को, टर्म्स ऑफ ट्रेड को। नेक्स्ट देखिए, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल्स। ठीक है, भुगतान संतुलन बराबर होता है। अच्छा, भुगतान संतुलन जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो क्या बताता है, किसी देश का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अन्य देशों के साथ में जो भी आर्थिक लेन देन होते हैं, सारे प्रकार के जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं, उनका एक स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, किसी देश के निवासियों का विदेशों के साथ में जो भी आर्थिक लेन देन होता है उनका स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है। दो देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है वो हो गया आपका एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, अगर दूसरे देशों के साथ में व्यापार होता है और देश के अंदर ही अगर व्यापार होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल ट्रेड कहेंगे, या इंटर रीजनल ट्रेड भी उसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट इनमें से कौन सा नहीं है। तो जब दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो इससे जो डोमेस्टिक प्राइस है वो एक तरह से लोअर हो जाएगी, घरेलू कीमतें जो है नीचे हो जाएगी। बिल्कुल सही है। फिर उस देश में उत्पादन की जो अच्छी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, मेथड से उनका यूज किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, उनके सामने वस्तु चयन का विस्तार उपलब्ध हो जाएगा, ये भी सही है, क्योंकि अब उपभोक्ता क्या कर सकता है, अपने देश में उत्पादित वस्तुएं या फिर बाहर से जो आयात की जा रही हैं उन दोनों में से वो चयन कर सकता है। और फिर लास्ट आपका है कि सभी घरेलू कामगारों के लिए ऊंची मजदूरी दर, ये कथन हमें गलत लग रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ, दो देशों के मध्य व्यापार लाभदायक होगा यदि दोनों देशों के मध्य लागत अनुपात, ठीक है, दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होने के लिए क्या जरूरी है, दोनों देशों में किसी वस्तु की जो उत्पादन लागत है उसका अनुपात क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शिशु उद्योग तर्क, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट जो है वो किसके सपोर्ट में दिया जाता है, किसके पक्ष में दिया जाता है। तो शिशु उद्योग तर्क जो है वो प्रोटेक्शन, संरक्षण की जो नीति है उसके साथ में संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। शिशु उद्योग तर्क जो है वो घरेलू उद्योगों के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनके संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए दी जाती हैं। अगला देखिए, विशिष्टीकरण से होने वाला लाभ मुख्यतः परिणाम है।
कोई भी देश किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करता है, इसका मतलब क्या हो गया, वो देश क्या कर रहा है, किसी वस्तु को बड़े पैमाने पे उत्पादित कर रहा है, और बड़े पैमाने पर उत्पादित करने से क्या होगा, उसकी जो लागत है वो कम आती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो विशिष्टीकरणों से होने वाला जो लाभ है मुख्यतः वो किसका परिणाम होगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन की जो मितव्ययिता है उसके साथ में ये संबंधित है। अगला देखिए, शुद्ध निर्यात बराबर होता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, किसी देश के जो निर्यात होते हैं उन निर्यातों में से आयातों को अगर हम माइनस कर दें, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स। अगला देखिए, ए टैरिफ प्रशुल्क से क्या होगा। ठीक है, यदि कोई देश प्रशुल्क नीति को अपनाता है तो प्रशुल्क से क्या होता है, उस देश के जो आयात होते हैं उसमें एक तरह से कमी आ जाती है। तो जो हम विदेशी व्यापार की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो एक तरह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, व्यापार का जो परिमाण है, व्यापार की जो मात्रा है उसमें कमी आ जाएगी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। और क्या बताया था कि दो देशों में से अगर कोई एक देश किसी एक वस्तु को दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर उत्पादित कर सकता है और दूसरा देश दूसरी वस्तु को पहले देश की तुलना में अगर कम लागत पे उत्पादित कर सकता है तो इसको निरपेक्ष लाभ, ठीक है, निरपेक्ष अंतर कहा जाता है, और जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख कारण है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत किसने दिया था, डेविड रिकार्डो ने। ठीक है, तुलनात्मक लाभ सिद्धांत क्या बताता है रिकार्डो का, कि यदि किसी देश को किसी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ अगर नहीं भी है तब भी वो देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग ले सकता है। मतलब अगर तुलनात्मक लाभ के आधार पर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार उनके बीच में संभव होता है। अगला देखिए, निरपेक्ष लाभ सिद्धांत के अनुसार कोई देश किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करेगा जिसमें उसको क्या हो रहा है, निरपेक्ष लाभ की प्राप्ति हो रही है। बिल्कुल सिंपल सा है, निरपेक्ष लाभ सिद्धांत है वो क्या कहता है कि कोई भी देश किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करेगा, जिस वस्तु के उत्पादन में उसको निरपेक्ष लाभ मिल रहा है, मतलब जिससे वो दूसरे देश की तुलना में कम लागत पे उत्पादित कर सकता है। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के निरपेक्ष लाभ एवं तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के अनुसार उत्पादन का साधन। तो देखिए, जो क्लासिकल थ्योरी है, प्रतिष्ठित सिद्धांत है, उन्होंने केवल एक सिद्धांत श्रम के बारे में ही, अपना श्रम को ही केवल उत्पादन का एकमात्र साधन माना है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विश्वास किस मूल्य सिद्धांत से था। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने, क्लासिकल जो थ्योरीज हैं वो एक तरह से थ्योरी ऑफ वैल्यू में किसको लेते हैं, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। ठीक है, जो क्लासिकल सिद्धांत थ्योरीज हैं वो जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है, श्रम का जो मूल्य सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, यदि कोई देश सभी वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त कर रहा है तो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव है। देखिए, निरपेक्ष लाभ सिद्धांत वो किसने दिया था, एडम स्मिथ ने। लेकिन जो रिकार्डो थे उन्होंने क्या बताया कि यदि किसी देश को वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब कोई एक देश सभी वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ की प्राप्ति कर रहा है, तब भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो सकता है, जिसका आधार क्या है, तुलनात्मक लाभ। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये किसने कहा था, रिकार्डो ने। अगला देखिए, विकासशील देशों में व्यापार की शर्तें सामान्यतया प्रतिकूल होती हैं। ठीक है, उन देश के फेवर में नहीं होती हैं, अनफेवरेबल होती हैं।
क्यों होती हैं? क्योंकि वे देश क्या करते हैं, मुख्य रूप से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं या जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राइमरी सेक्टर, उनसे संबंधित वस्तुओं को वो एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, विकासशील देशों में व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती हैं, अनफेवरेबल होती हैं, क्योंकि वे देश क्या करते हैं, प्राथमिक वस्तुओं का वो निर्यात करते हैं। अगला देखिए, धनी देशों का भुगतान संतुलन घाटे में होता है। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो रिच कंट्रीज हैं, धनी देश, उसका भुगतान संतुलन क्या होता है, उनके फेवर में होता है, लेकिन कभी कभी घाटे की स्थिति में भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा संभव हो सकता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी देश में पूंजी अधिक अनुपात में है तथा श्रम जो है वो कम अनुपात में उपलब्ध होता है, तो क्या कहा जाएगा? श्रम अगर अधिक अनुपात में उपलब्ध है, उस देश को हम क्या, सॉरी, यहाँ पे पूंजी अधिक अनुपात में, इसलिए हम क्या कहेंगे? पूंजी प्रधान देश कहेंगे, पूंजी गहन। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री कहेंगे। देखिए, जल्दी जल्दी में कहीं कभी मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उसको एक बार चेक कर लूंगा। नेक्स्ट देखिए, साधन अनुपात सिद्धांत को कहते हैं। ठीक है, साधन अनुपात मतलब दो साधन हैं उत्पादन का, लेबर है और कैपिटल है। तो देखिए, दो साधन किस सिद्धांत में लिए गए हैं? हेक्सर ओलिन सिद्धांत में। उत्पादन जो तुलनात्मक लाभ सिद्धांत है, निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, तो उसमें से केवल उत्पादन का एक ही साधन श्रम को लिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर आपका हो जाना चाहिए हेक्सर ओलिन सिद्धांत, क्योंकि उसमें उत्पादन के दो साधन लिए गए हैं, श्रम और पूंजी, और श्रम और पूंजी की जो कीमत होती है उसका अनुपात एक तरह से क्या होगा? साधन अनुपात। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होना चाहिए। अगला देखिए, टेरिफ इज, ठीक है, प्रशुल्क होता है। ठीक है, प्रशुल्क क्या होता है? किसी देश के द्वारा जो आयात किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, उस इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? टेरिफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आयातों पर लगाया जाने वाला कर क्या होता है? प्रशुल्क होता है। अगला देखिए 22वां, यदि आयातों पर प्रशुल्क लगाया जाता है तो निम्न में से किसमें वृद्धि होगी? ठीक है, देखिए, अब जैसे भारत किसी वस्तु का आयात कर रहा है, हम दूसरे देश से, माना कि मोबाइल आयात कर रहे हैं। ठीक है, एक उदाहरण ले लिया हमने कि हम दूसरे देशों से क्या कर रहे हैं? मोबाइल का आयात कर रहे हैं, और भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया? इन मोबाइल के आयातों पर प्रशुल्क लगाया गया है, टेरिफ लगाया गया है। तो इससे क्या होगा? जो कीमतें हैं वो एक तरह से क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो डोमेस्टिक प्राइस हैं वो एक तरह से क्या होगी? बढ़ेगी, जब आयातों के ऊपर प्रशुल्क लगाया जाता है तब। अगला देखिए, आयातों में कमी करने के उपाय से होगा। ठीक है, यदि कोई क्या कर रहा है? आयातों में कमी कर रहा है। ठीक है, आयात हम दूसरे देश से जिन वस्तुओं को हम मंगाते हैं, उन जो मंगाई जाने वाली वस्तु हैं उनको अगर हम कम मंगाएंगे तो इससे क्या होगा? हमारा जो पैसा है, धन है, बाहर जो जा रहा है, क्योंकि आयातों का भुगतान करने के लिए हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो दूसरे देशों को चुकानी पड़ेगी। तो जब हम आयातों में कमी कर देंगे तो इससे क्या होगा? हमारे जो विड्रॉल्स हैं, जो निकासी हैं, वो एक तरह से क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए आपका डी। ठीक है, आयातों में कमी करने से क्या होगा? हमारे अर्थव्यवस्था से जो निकासी है, जो धन बाहर जा रहा है, उसमें एक तरह से कमी आएगी। अगला देखिए, आयात की जाने वाली वस्तुओं की प्रति इकाई पर स्थिर दर से लगाया जाने वाला प्रशुल्क क्या होता है? जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं और आयात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी प्रति इकाई के ऊपर अगर कोई टैक्स लगाया जाता है, प्रशुल्क लगाया जाता है, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक टैरिफ कहेंगे, विशिष्ट प्रशुल्क कहेंगे। अगला देखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने किस पक्ष की उनके सिद्धांत में उपेक्षा की है? ठीक है, उपेक्षा के बारे में पूछा, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए आप, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। पिछली बार जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था उसमें मिस्टेक हो गई थी कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का जो सिद्धांत था वो एक तरह से पूर्ति पक्ष के ऊपर आधारित था,
लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं उन्होंने किस पक्ष की उपेक्षा की है, तो उनके सिद्धांत पूर्ति पक्ष के ऊपर आधारित थे, इसलिए उन्होंने एक तरह से क्या किया, मांग पक्ष की उपेक्षा की है कि जो उपभोक्ता हैं वो उन वस्तुओं की कितनी मांग कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था। अगला देखिए, हेक्सर ओलिन सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के साधन, अभी बताया था कि उत्पादन के दो साधनों को लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आधुनिक सिद्धांत है हेक्सर ओलिन सिद्धांत, इसमें उत्पादन के दो साधन लिए गए हैं, श्रम और पूंजी को। नेक्स्ट देखिए, हेक्सर ओलिन सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दो आधार कौन कौन से हैं। ठीक है, हेक्सर ओलिन सिद्धांत जो आधुनिक सिद्धांत है उसमें एक तो साधन उपलब्धता में अंतर और दूसरा साधन संपन्नता में अंतर, इन दोनों को लिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए, हेक्सर ओलिन सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं के उत्पादन फलन में अंतर होता है। ठीक है, दो देशों के बीच में नहीं, यहाँ पे पूछा वस्तुओं का जो उत्पादन फलन होगा, जैसे कि एक्स वस्तु हैं वाई वस्तुएं हैं, उनका उत्पादन फलन क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन किसी देश के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कि एक्स वस्तु का जो उत्पादन फलन है वो सभी देशों के लिए समान होगा, वाई वस्तु का जो उत्पादन फलन है वो विभिन्न देशों के लिए क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें, पहले भी आ गया था। व्यापार की शर्तें क्या बताती हैं, निर्यात और जो आयात किए जा रहे हैं उनकी कीमतों का अनुपात। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अनुपात होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सरकार द्वारा देश के आयातों की मात्रा पर लगाए जाने वाला प्रतिबंध। ठीक है, देखो आयात के ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा उसको कहा जाता है प्रशुल्क, लेकिन आयात की जो मात्रा है उसको अगर निश्चित कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, आयात कोटा या आयात अभ्यंश भी कह सकते हैं। ठीक है, कोटा जो है उसका हिंदी जो शब्द होता है वो क्या होता है, अभ्यंश। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सरकार के द्वारा देश के आयातों की मात्रा पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, इंपोर्ट कोटा कहेंगे, आयात कोटा या आयात अभ्यंश कहा जाएगा। अगला देखिए, विशिष्ट प्रशुल्क संग्रहित किया जाता है। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, उसमें आया था कि जो व्यापार हो रहा है व्यापार की प्रति इकाई पर जो राशि लगाई जाएगी, ठीक है, वो आपका क्या था, विशिष्ट प्रशुल्क था। और यहाँ पे उल्टा पूछ लिया है कि विशिष्ट प्रशुल्क जो है वो किस पे लगाया जाता है, व्यापार की जाने वाली वस्तु की प्रत्येक इकाई के ऊपर एक स्थिर राशि से वसूला जाता है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट टेरिफ्स है, अधिकांश जो प्रशुल्क होते हैं वो क्या होते हैं, तो जब प्रशुल्क लगाया जाता है किसी देश के द्वारा तो इससे क्या होता है, उस देश में जो उद्योग है उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है, संरक्षण भी होता है, साथ साथ में सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होती है, आय की भी प्राप्ति होती है। तो प्रशुल्क का जो रेवेन्यू इफेक्ट भी होता है और प्रोटेक्शन इफेक्ट भी होता है, दोनों होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, संरक्षण और राजस्व प्रभाव दोनों होंगे। अगला देखिए 33, प्रशुल्क की प्रभावी दर होती है। ठीक है, प्रशुल्क की जो प्रभावी दर है वो कौन सी होगी, क्या होती हैं, एक परसेंटेज रूप में हम शो करते हैं, शो द इंक्रीज इन वैल्यू एडेड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, हमारा जो घरेलू उत्पादन है उसमें कितनी मूल्य वृद्धि हुई, एक तरह से मूल्य वृद्धि हुई है, दैट ए पर्टिकुलर टेरिफ स्ट्रक्चर मेक्स पॉसिबल। ठीक है, जिससे कोई एक पर्टिकुलर जो प्रशुल्क का संरचना है वो एक तरह से इसको संभव बनाती है एक प्रतिशत के रूप में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए इसमें। अगला देखिए, ए टेरिफ कैन राइज ए कंट्री वेलफेयर। ठीक है, प्रशुल्क जो होता है उससे किसी देश के कल्याण में वृद्धि होगी, तो कभी कभी वृद्धि होगी या हमेशा ही ये एक तरह से वृद्धि करेगा या कभी वृद्धि नहीं करेगा। तो देखिए, जब कोई देश प्रशुल्क लगाता है
और अगर जो दूसरा देश है वो बदले की भावना से अगर प्रशुल्क नहीं लगाता है उस देश के आयात की जाने वाली वस्तुओं के ऊपर, तो इस स्थिति में क्या होगा, जिस देश ने प्रशुल्क लगाया है वहां पे एक तरह से क्या होगा, वेलफेयर जो कल्याण है वो बढ़ेगा। लेकिन दूसरा देश भी बदले की भावना से प्रशुल्क लगाएगा तो इसमें हो सकता है कमी भी हो जाए। तो प्रशुल्क से क्या होता है, किसी देश के कल्याण में कभी कभी वृद्धि हो भी सकती है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ होते हैं वो दो कौन कौन से हो सकते हैं, गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन और गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज, विशिष्टीकरण और विनिमय से होने वाले लाभ। नेक्स्ट देखिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड। ठीक है, वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का जो विनिमय होता है उसको हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। अगला देखिए, सिंगर प्रेबिश के अनुसार दीर्घकाल में व्यापार की शर्तें, सिंगर प्रेबिश की जो हाइपोथेसिस उसके अनुसार दीर्घकाल में व्यापार की जो शर्तें होती हैं वो जो द्वितीयक वस्तुएं होती हैं, सेकेंडरी जो गुड्स होती हैं उनके फेवर में बदलेगी, और विपक्ष में किसके होगी, जो प्राइमरी गुड्स होगी, प्राथमिक वस्तुएं होगी। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से निर्यात नहीं है। घरेलू कारों की विदेशों में बिक्री निर्यात है। विदेशी कंपनियों की खरीद, ये निर्यात की श्रेणी में नहीं आएगा। विदेशी छात्रों द्वारा घरेलू देश में अध्ययन के लिए इससे में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, ये भी निर्यात की श्रेणी में आ जाएगा। और विदेशों में वित्तीय सेवाओं की अगर बिक्री की जा रही है तो ये सभी एक तरह से क्या है, निर्यात को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन बी हो सकता है। अगला देखिए, स्वतंत्र व्यापार की अवधारणा आधारित है। फ्री ट्रेड जो है वो किस सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के ऊपर आधारित हैं। तुलनात्मक लाभ सिद्धांत जो है उसमें एक तरह से क्या माना गया है, स्वतंत्र व्यापार की परिकल्पना की गई, मतलब दो देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है उनके बीच में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। अगला है, अभ्यंश या कोटा क्या होता है, कोटा इज वेरी। ठीक है, अभ्यंश एक तरह से क्या होता है, प्रभावी होता है, जो क्या करता है, किसी देश के द्वारा जो आयात की जा रही है वस्तु उसकी मात्रा को वो नियंत्रित करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इफेक्टिव होता है। और फिर अंतिम क्वेश्चन ये आपके लिए है, ऑटार्की संतुलन, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो कब होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर भी आंसर इसका ए हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आपको बताना है कि आंसर ए है या फिर बी है। इन दोनों में से एक आंसर होगा जो आपको बताना है।